देखिए, मोदी जी कोई साधु संत है नहीं, वो भी पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके काम का तरीका मंजे हुए है बिल्कुल। और उनका उनका एक अपना तरीका होता है। मुझे याद आती है जब 83 में हमने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, तो वो तो लॉयड तो जीतने वाला था तीसरी बार, लेकिन हार गए। उसको इतना गुस्सा था कि उसके बाद लॉयड रिटायर होने वाला था, लेकिन वो गुस्से में उसने रिटायर नहीं हुआ। वो अपनी टीम वेस्ट इंडीज के लेकर आया और 6 के 6 इंडिया में इंडिया को हराया उसने। तो उसके बाद टेस्ट मैच थी, और टेस्ट मैच के पहली जो टेस्ट मैच थी कानपुर में, तो कानपुर में मेरा ख्याल है 2.5 दिन में, तीसरे दिन के 2 सेशन तक मैच खत्म हो गई। इंडिया बुरी तरह से हार गया टेस्ट मैच में। खुद गावस्कर ओपनिंग बैट्समैन थे, तो एक एक इनिंग में तो 0 में आउट हो गए, एक में कुछ 7 वगैरह रन हो गए। तो उनके मामा मेरे परिचित थे गावस्कर के, हमारे दोस्त के दोस्त थे। तो उनकी फैमिली भी हैरान थी कि वो टेस्ट मैच के बाद गए कहा गावस्कर, किसको पता नहीं था। तो अगले 3 दिन 4 दिन गावस्कर कानपुर में जवान लड़के इकट्ठा करके बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो सब लड़कों को बोला था कि मुझे इंजर्ड करने जैसी बॉलिंग फेंको, बॉल ले लो, मुझे जख्मी करना है बस तुमको। और इतने ढंग से उन्होंने प्रैक्टिस की कि उसके बाद दिल्ली में जो टेस्ट मैच थी, नेक्स्ट मैच, तो उस वक्त गावस्कर ने जिंदगी की फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। वो उनकी उस समय की ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने वाली सेंचुरी थी। वो मोदी है, वो मोदी है। जब वो खुद पढ़ते तो पूरी तैयारी करके आते, तो 2014 हो 2019, तो बिल्कुल वो चुप रहते हैं, चुप होके पूरा तैयारी करके और फिर धावा बोलते हैं। और एक बात बोल दूं गावस्कर के बारे में, उस समय गावस्कर की इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो उसको पूछा था कि आप, अब हमारी इंडिया की टीम तो बड़ी अच्छी है, पहले 6-7 लोग तो ऐसे बैट्समैन है कि सामने वाला कुछ कर नहीं सकता, फिर भी हम हारते क्यों है। तो गावस्कर ने एक बढ़िया बात बताई थी। वो बोलते थे वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया को देखो, उनके पास किलर इंस्टिंक्ट है, हुक और कुछ भी करो, हमको जीतना है। ये जो किलर इंस्टिंक्ट है वो इंडिया के टीम में नहीं है, ऐसा गावस्कर ने बोला था। मोदी आने के पहले बीजेपी में वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं थी। आज की बीजेपी, मोदी की आज की बीजेपी आप देखो तो मोदी हर लड़ाई जीतना चाहते, कुछ लड़ाइयां हार गए कोई बात नहीं, लेकिन वो उतरते हैं मैदान में तो जीतने के लिए उतरते हैं। जो होगा होगा, ये मोदी का तरीका नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं वो कोई साधु संत नहीं है। लड़ाई में उतरे तो लड़ाई करते हैं और पूरे पूरे पूरी ताकत लगा के लड़ते, पूरी तैयारी के साथ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से वो तैयारी करके आते हैं और चुपचाप तैयारी करते हैं। कहाँ तैयारी करेंगे, कहाँ अटैक करेंगे, सामने वाला सोचता रह जाएगा, तब तक वो किला फतेह कर चुके होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हम अब आज की बात है, जैसे अब आज का एक मैं भी इंसिडेंस थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हम पिछले 6 महीने 1 साल से त्राहिमाम कर चुके थे। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, माना। मोदी के दम पे चल रही है, ये भी माना। अगर हम कहें कि मोदी इज द ओनली पर्सन हु इज ड्राइविंग बीजेपी आज की डेट में, तो गलत नहीं होगा। सभी प्रकाश जावड़ेकर और उनके जैसे कई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो जो थे बीजेपी में, स्पेशली ट्विटर और फेसबुक और इनके जो इंसिडेंसेस हुए लगातार, परेशान थे। पर आज जब अचानक से धड़ल्ले से कईयों के पत्ते साफ हुए हैं, तो वो दिख रहा था कि ये तैयारी के साथ पूरा किया गया है एंड फीडबैक जा रहा था। ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं जा रहा था। बहुत सारे हाइपर राइट विंगर्स जिनकी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत वीडियोस बनाए कि मोदी क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, कहाँ गया वो मोदी, 56 इंच का सीना कहाँ गया। और आज अचानक से मोदी ने सबके बोलती बंद कर दी एक साथ, जब पूरी टीम चेंज हुई है, सुपर मिक्स चेंज हुई है। सो अगर ये कहें कि मोदी जी विजन लेके चलते हैं,
और विजन में ये नहीं, विजन में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे गोल्स डिफाइन करके, वीकनेसेस डिफाइन करके, स्ट्रेंथ डिफाइन करके, पूरी तैयारी जिसको बोलेंगे, पूरी तैयारी के साथ। बिल्कुल, वो अपनी गलतियां स्वीकार करते, सबसे बड़ी ताकत उसमें है। वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके गलतियां नहीं कहेंगे, या अपने किसी कलीग का कान भी नहीं पकड़ेंगे, लेकिन गलतियां समझ लेते हैं, स्वीकारते हैं। इसलिए देखो, कोई भी हमको हमको सुधरना अगर है तो सबसे पहले अपनी गलती मान लेनी पड़ती, और जब हम गलती मान लेते हैं तो वो सुधरने की शुरुआत होती। मोदी की ये खासियत है, वो खुद को सुधरना चाहते हैं। अब कोरोना का जो मामला था वो इतनी जोर शोर से अचानक आया था और दुनिया भर में आया था, फिर भी तो इसमें बोल सकते हैं ना, दुनिया भर में ट्रंप हार चुके, यूरोप हार चुका है, हर जगह हार चुके, तो अकेला इंडिया में ही फियास्को होगा ऐसा कोई बोल नहीं सकता। फिर भी वो एक्सक्यूज मोदी ने लिया नहीं, मोदी ने स्वीकारा कि यहाँ 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 गलती हुई है। पिछले 1-1.5 महीना उन्होंने सबका प्रोग्रेस कार्ड चेक किया, कहाँ कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, क्या सुधरना पड़ेगा, आगे जाकर क्या करना है। आगे जाकर हम देखेंगे कि एजुकेशन है, इंडस्ट्री है, फाइनेंस है और हेल्थ सेक्टर है, ये इसके आगे के जमाने में बहुत सीरियस डिपार्टमेंट होने वाले। तो ये सब स्टडी करके उन्होंने किया। और उसमें भी और एक बात है, उसमें भी और एक बात है कि जो कुछ बदला है वो आप बारीकी से देखें, बारीकी से देखें, आप माइन्यूटली देखें तो आपको पता चलेगा कि अगले 10 साल चलने वाली या उभरने वाली लीडरशिप डेवलप करने का भी इसमें प्लान है। जिनको लिया है बिल्कुल नए चेहरे, लेकिन उनको उनमें कितना पोटेंशियल है। अब उनको जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा वो चैलेंजिंग दिया जाएगा और उस पर खुद मोदी ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे जी। और जी। जो पुराने चेहरे, पुराने नेता है, उनको ऑर्गेनाइजेशन में लाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ कुछ तरीके से लिथार्जी आई हुई। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए किया है। अभी मैं टीवी पर देख रहा था हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि देखो क्या किया, इनको विक्टिमाइज किया, उसको छोड़ दिया, इनको निकाल दिया, अब इनका क्या होगा। तो ये बात नहीं थी, मोदी खुद दिखाते कि अगर मैं 50 साल तक कोई चुनाव लड़ा ही नहीं तो किसी को भी किसी मिनिस्ट्री का मोह नहीं होना चाहिए। ये सिखाना भी चालू है, ये सिखाना भी चालू है। तो कुछ लोगों को पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में डाला जाएगा, कुछ जो नए लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाएगा, और ये सब ध्यान में रखकर ये चेंज किया। आज जो चेंज हुआ है, 43 मिनिस्टर्स नए स्वेरिंग इन हुआ, तो उसमें मुझे वो दृष्टिकोण लगता है कि आगे 10-15 साल जिनको लीडरशिप करनी है ऐसे चेहरे लाए गए, और अगर उनसे कुछ गड़बड़ी हो जाएगी उसके लिए मेरा ख्याल है 2-3 तो आईएएस है उसमें, फॉरेन सर्विसेज वाले प्रोफेशनल्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो जहां बैलेंस जाएगा वो संभालने वाले भी रखे। तो ये अलग तरीके का कॉम्बिनेशन होगा कि इंडिविजुअल नहीं, कुछ मेरा ख्याल है कि कुछ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऐसे ग्रुप बनाए जाएंगे और वो कोऑर्डिनेटेड लेवल पर काम करेंगे। लेकिन ये बात तो आप उसमें 2024 में क्या होगा, अब चर्चा दिखाई देगा। अभी अगले साल 2022 में यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड चुनाव है, ये ध्यान में नहीं रखा है। उनको मालूम है यूपी जीत लूंगा, उत्तराखंड जीत लूंगा, उसकी मोदी को आज फिक्र नहीं है। जिस ढंग से 2024 बंगाल का रिजल्ट आया है कि 3 से 77 पर पहुंच गए। अभी यूपी में लोकल लेवल के इलेक्शन हुए,
उसमें 75 में 67 सीटें उन्होंने जीत ली है। तो उनको 2022 में यूपी जीतने की चिंता नहीं, इवन 2024 की भी चिंता नहीं है। मैं मानता हूं कि आज मोदी का जो ध्यान है वो अगले 10-15 साल उनके बाद जो लीडरशिप होनी चाहिए उसकी तैयारियां वो कर रहे। जो जो अडवाणी या वाजपेयी के समय में नहीं हुआ था। आप देखिए अडवाणी वाजपेयी का जो जमाना है, हम देखें अगर 90 से लेकर 2009 तक, यानी 20-25 साल हम देखें, तो अडवाणी और वाजपेयी इनके आगे किसी की नजर जाती नहीं थी। हाँ, थोड़ा कुछ हुआ तो चलो मुरली मनोहर जोशी है, शांता कुमार है, इसके आगे नहीं जा रहा था। मोदी ने सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लीडरशिप डेवलप करने का सब काम शुरू किया है, और वो इसमें दिखाई देता है। वो एनालिस्ट है, वो 90 के दशक में अटके हुए, वो उसी ढंग से एनालिसिस करेंगे कि अब चुनाव है, चुनाव के लिए वो, मैं नहीं मानता चुनाव के, क्योंकि मोदी को उतना कॉन्फिडेंस है, लंबी है। क्योंकि एक बात है, अगर आप मोदी को चैलेंज करने वाला कोई अल्टरनेटिव सामने नहीं रख सकते हो तो मोदी फिर जीत कर आएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। मोदी कुछ एफर्ट नहीं करे तो भी 24 में जीतने वाले, लेकिन मोदी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए पार्टी में ही अल्टरनेटिव लीडरशिप खड़ी हो जाए, और इसके लिए सब चल रहा है। जी भाऊ, जो आपने बात की, मैं वैसे इस पे एक अलग वीडियो करने वाली थी, बट यहाँ पे एक जरूर छोटा सा पॉइंट मैं भी कहूंगी कि ये दूरदर्शिता दिखाती है, उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखाती है कि एक जनरेशन ऑफ लीडर्स की तैयारी की जा रही है। सेकेंड टर्म जनरेशन, तो आप जैसे तेजस्वी सूर्या के ले लीजिए, हमारे नामग्याल जी को ले लीजिए, इन लोगों के भाषण जो हमने सुने और जिस तरीके से इनको ग्रूम किया जा रहा है, हमारे पास एक लॉन्ग रेंज ऑफ लीडरशिप है। कांग्रेस में तो भूल जाइए, 50 साल के अभी भी युवा नेता बैठे हैं और आगे भी 20 साल बैठे रहेंगे, उनकी तो कहानी अलग है। बट हाँ, एक ये उनकी दूरदर्शिता दिखाती है कि कितने दूरदर्शी हैं और वो कितना लंबा सोच के चल रहे हैं। और आइसोलेटेड एरिया से ये जवान लड़के आला रहे, लद्दाख से कोई है, कोई अरुणाचल मणिपुर से होता है, नामग्याल है, वो अरुणाचल से रिजुजू वगैरह लिया है, या ये कर्नाटक से, साउथ से कुछ लोग लिए, तो ये ग्रूमिंग कर रहे हैं। उनके वो 10 साल 15 साल आगे की देखते, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव तो। और खुद मोदी ने ये बताया था कि जिसको जल्दी कुछ रिजल्ट चाहिए वो 3 महीने की फसल निकालता है, वही बीज बोता है, लेकिन जिसको कुछ अच्छा करना है वो तो 6 महीने 8 महीने की फसल करता है, लेकिन जिसको दूर का कुछ, तो वो फल का बागान होता है, उसको फल आने में 4 साल लगेंगे लेकिन अगले 40 साल चलेगा। तो ये मोदी के सोचने का तरीका है कि 10 साल 50 साल 2030 2040 में हिंदुस्तान दुनिया कैसा देखेगी। ये इसके पहले कितने प्राइम मिनिस्टर ने सोचा था। आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो मोदी खड़ा कर रहे हैं वो अगर 60-70 के दशक में हो जाता तो चाइना क्या चीज थी, हम दुनिया के दादा बन जाते ना। जी हाँ, जो अगला टॉपिक है वो है आरएसएस की आइडियोलॉजी। ऐसा माना जा रहा है कि वो आरएसएस से निकले, आरएसएस ने ग्रूम किया, बट अब आरएसएस के साथ उनके डिफरेंसेस भी हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे भाऊ? मैं नहीं मानता डिफरेंसेस है। क्या होता है, खुद आरएसएस भी इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है। मोहन भागवत जी ने बीच में बोला था कि गोलवलकर गुरुजी जब बोलते थे, जब थे संघ चालक, तब की बात अलग थी, आज की बात अलग है, आज की दुनिया अलग है। तो उन्होंने उस वक्त जो कुछ बातें कही है वो उसको कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा, ये खुद भागवत जी ने भी बोला है। और मोदी और संघ में कोई डिफरेंस है ऐसा मैं नहीं मानता। ये मीडिया वाले कुछ छोड़ देते हैं, उनका अपना सेक्युलर लिबरल पॉलिटिक्स मसाला लगा के बोलते, वैसी कोई बात नहीं है। जो आदमी अपना घर संसार छोड़कर कुछ काम कर रहा है
तो वो मुझे याद, हमने उस वक्त भी 2013 में एक आर्टिकल लिखा था, तो एक गुजराती पेपर में छोटे से गांव की एक बात उलट आई थी। तपस्नी, वो हाँ वाला वही, आर्टिकल, उलट हाँ तपस्नी। वो कॉलम का नाम था, उलट तपासनी। तो उस वक्त के चुनाव में शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कार्यकर्ताओं के सामने बोले, ठीक है, चार चार चुनाव तो कांग्रेस हार गई है, शायद इस टाइम भी हम हार जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी तो बीजेपी हारेगी, उस वक्त मोदी का क्या होगा, ऐसा शंकर सिंह वाघेला बोले थे। तो किसी पेपर के एक एडिटर ने उस पर एडिटोरियल लिखा था कि अरे क्या होगा मोदी का, वो झोली लगा के फिर प्रचारक बन के निकल जाएगा, उसको खुद के लिए जो कुछ भी नहीं चाहिए, तो मोह माया से चुनाव दूर हो हारना चुके हैं। चुनाव जीतना ये इसका कोई ध्येय है ही नहीं, उसका ऐसा कोई एम ही जो नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसके लिए कोई सत्ता अधिकार पद जो होता है वो कुछ भी नहीं होता है। तो ये फर्क होता है। तो इसलिए संघ में उस संघ और मोदी के बीच में कोई है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मुझे भी बातें पता चलती है, लोगों से बात करता रहता हूँ। तो ये अभी मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जर्नलिस्ट किस ढंग से के फेक न्यूज फैलाते हैं, पेड न्यूज लाते हैं या प्लांट किए जाते हैं, मुझे मालूम है। तो ये तो चलता उसके रहता भी जी। अ, भाऊ, एक और एरिया है जिसपे मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। एक तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान और चाइना। ये जो तीनों हमारे मतलब तीनों एस्पेक्ट्स हैं, इस पे उनका वर्किंग स्टाइल कैसा है? देखिए 5 साल पहले जो थे, तो इनको तो एनआरआई प्राइम मिनिस्टर बन के उनकी मजाक उड़ा दी जा रही थी। लेकिन 5 साल इतने, मेरा ख्याल है कुछ 65 कंट्रीज को उन्होंने दौरा किया था, तो उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन जब 370 हटाया गया, तो एक भी मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो वो सब ग्रूमिंग था, तैयारी की थी कि भाई इंडिया बदला है, ये नेहरू का या इंदिरा जी का या कांग्रेस का इंडिया नहीं है, ये अलग है। ये इन्होंने सऊदी अरेबिया से लेकर मुस्लिम देश तक को सबको कन्विंस किया था, उसके बाद इन्होंने 370 हटाया। तो इनका प्लानिंग मेरे ख्याल से पीओ के कब्जे में लेना ही है, लेकिन समय आने पर देखो कम से कम लॉस होगा और मैक्सिमम फायदा होगा, इसी ढंग से मोदी चलते हैं। तो उनका प्लानिंग है। देखो जो चीज लड़ने से की बजाय कुछ चालाकी आराम से करके ले भी ली जाए। हासिल हो सकती है, उसके लिए लड़ाई क्यों करनी। लेकिन कुछ लोग जो बहते सोशल मीडिया में वगैरह, उनको लगता है नहीं अभी के अभी लेना चाहिए। बस तो बंदूकें अभी लेके चला दो और ले तो आओ। तो इतना आसान नहीं होता है इंटरनेट। मोदी जी को 2014 में एक सवाल पूछा गया था कि आपको अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, इन्होंने तो वीसा नकारा था और था वो कैंसिल किया था। अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, तो आपका उनके साथ फॉरेन रिलेशन कैसा रहेगा। तो मोदी बोल लेते देखो पर्सन भी नहीं होता, मुझे वीसा नकारा गया तो पर्सनल बात है, लेकिन जब इंडिया और अमेरिका ऐसा सवाल आता है, तो दो देश के जो फायदे हैं नुकसान है वो देखकर चलना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक बात करता हूँ, मोदी ने बोला था कि ना आंख उठा के किसी की तरफ देखूंगा, ना आंख झुका के किसी से बात करूंगा, आंख से आंख मिलाकर सबसे बात करूंगा। ये उनकी पॉलिसी, ये उनकी पॉलिसी। और उनको मालूम है पाकिस्तान के साथ आंख उठाकर ही बात करनी चाहिए, लेकिन दुनिया को वो दिखाते हैं कि मैं आंख झुका के बात कर रहा हूं या आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहता हूं। लेकिन उनकी एक्शन देखो तो वो आंख उठाकर पाकिस्तान की तरफ देखते। जिस ढंग से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिस ढंग से एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट का, वो देखो तो उसको आंख उठाना बोलते, लेकिन मुंह से बोल कि ने आंख से आंख मिला।
ये तो मोदी की खासियत है। मोदी की खासियत यही है कि जो जिसको क्या जो बोलते चाहिए हैं, उसी हिसाब से डील करना। हाँ डिप्लोमेसी करेंगे, लेकिन बोलेंगे मैं डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूं, मैं दुनिया की हित के लिए कर रहा हूं, ऐसा बोलेंगे। तो ये उनका तरीका है अपना, और ये ग्राउंड से आया हुआ है। ये किसी कॉलेज में बैठकर उन्होंने मैनेजमेंट का स्टडी नहीं किया है, या डिप्लोमेसी के कुछ लेसन्स किसी कॉलेज में जाकर नहीं लिए। उन्होंने एक बार, मेरा ख्याल है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका नाम मैं भूल गया, मुस्लिम थे, वो रिटायर हो गया अभी 2 साल अंसारी पहले। जी। अंसारी, हमीद अंसारी। तो जी। उनको उनको जो सेंड ऑफ था, उस वक्त मोदी जी ने एक बात बताई थी कि ये तो पुराने डिप्लोमेट है। जब जब इनके साथ मेरी इंटरेक्शन हो गई तो ये शेक हैंड करते थे, उससे मुझे पता चला कि हम जिस ढंग से आसानी से हाथ मिलाते, और ये हाथ मिलाते हैं तो कब हाथ दबाते हैं, कब हल्के से हाथ पकड़ते हैं, कभी कसकर पकड़ते हैं, उससे उनके मन में क्या चल रहा है उसका पता लगता है। ये मोदी जी बोले थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। तो वो अनुभव से सीखे। मोदी की खासियत ये है कि वो बुकिश नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, और इसलिए उनकी हर बात निखर कर आती है, हर बात निखर कर आती है। अब देखिए कि पहली सुषमा स्वराज जी थी, तब तो प्रैक्टिकली फॉरेन मिनिस्टर मोदी ही थे, प्रैक्टिकल। क्योंकि उस वक्त दुनिया को बताना था कि भाई पुराना इंडिया भूल जाओ, ये नया इंडिया है। इसलिए वो खुद इनिशिएटिव लेकर हर जगह थे। तो उनका जो तरीका है, पाकिस्तान हो चाइना हो, चाइना से भी जिस ढंग से उनका काम चल रहा है, अब बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे भी कुछ समझ में आता है। लेकिन कुछ बातें ओपनली बोलना अच्छा नहीं होता, जो हमारे देश के लिए हार्मफुल हो सकता है। जी। लेकिन कोरोना जो है, कोरोना के बाद मोदी ने जिस ढंग से काम किया है दुनिया में, तो सबको, अब देखिए ना, कल परसों तक बोल रहे थे, अब वो यूरोपियन यूनियन ने बोला था नहीं नहीं नहीं, कोवैक्सीन नहीं चलेगा, इंडिया का वैक्सीन नहीं चलेगा, हमारे यहाँ बैन किया है, तो हम कोवैक्सीन लेने वाले को इंडिया में नहीं आने देंगे। अब होते होते एक एक करके सब मानने लगे। तो उसके लिए इमीडिएटली उसको गाली दो, ये मोदी का तरीका नहीं है। मोदी ठंडा करके पियो वाले हैं। जी। वो बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड वे में मूव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। भाऊ मैं कुछ एक सवाल लेना चाहूंगी। एक तो पहला मेरा सवाल है भाऊ, ऐसा कहा जाता है मीडिया में, और कुछ एक मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि मोदी ने खुद अपने मिनिस्टर्स के पीछे पीछे जासूस लगा रखे हैं कि वो कभी करप्शन ना करें। इसीलिए सेकंड टर्म अगर आप देखिए 5 साल उधर, और 2019 से लेके अभी तक 3 साल 8 साल का तकरीबन टाइम होने को आया, आपको एक भी स्कैम, एक भी करप्शन स्कैंडल नहीं नजर आएगा। ऐसा ऐसा माना जाता है मीडिया में कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने मिनिस्टर्स के पीछे डिटेक्टिव्स लगा रखे हैं। नहीं नहीं, डिटेक्टिव वगैरह लगा रखे हैं ऐसा नहीं, उनका एडमिनिस्ट्रेट को, वो हेडमास्टर जैसे काम करते हैं, हर बच्चे पर उनका ध्यान होता है। और जो हेडमास्टर होता है उसको पता होता है कि ये तो सीधा साधा बच्चा है, ये तो ज्यादा मस्ती नहीं करेगा, ये कुछ ढंग से जाने वाला नहीं, इस पर जरा ध्यान रखना चाहिए। तो उन पर ध्यान रखा जाता है। और क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टिव की वगैरह जरूरत नहीं होती, उनके जी। अफसर से, आई ऑफिसर मीन जो दैट उनके वे ओनली, हाँ, ब्यूरोक्रेसी, नॉट एग्जैक्टली डिटेक्टिव बट हाँ दैट बस वे वो ओनली। करो। और प्राइम मिनिस्टर तो किसी की भी फाइल मंगवा सकते हैं, उसमें से समझ में आता है क्या चल रहा है। और दूसरे बहुत सारे लोग, उनको खुद का फीडबैक मिलता है रास्ते पर से, कोई भी उनको एक ट्विटर पर या मन की बात में जाके कुछ भी बोल देता है, तो वो क्रॉस चेक तो करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। तो ये भी आसान है, बाकी के प्राइम मिनिस्टर ये करते नहीं थे।
उनका खुद का जो पीएमओ है उसमें बहुत सारी एक टीम है, वो सब मिनिस्टर पर ध्यान रखती है कि ये डिपार्टमेंट में वो मिनिस्ट्री में क्या चल रहा है। तो उसको डिटेक्टिव नहीं बोल सकते, वो तो होना चाहिए। किसी भी कंपनी में मैनेजर जो होता है उसको हर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो मालूम होना जरूरी है। तो प्राइम मिनिस्टर देश के मैनेजर ही है, तो उनको तो ध्यान रखना चाहिए। तो अब उसमें भी क्या होता है कि ये 10 मिनिस्ट्री एक किसी को दे पीएमओ में, वो उस पर ध्यान रखता है, और उस पर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो बता देता है, वो बता देता है। वो उतने लोग बहुत से एकदम लॉयल है, तो बता देता है कि भैया ऐसा ऐसा। मैंने भी बहुत कहानियां सुनी है। एक मिनिस्टर के बारे में मैंने पढ़ा था कि उनको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने 3 लाख की घड़ी दी थी, रिस्ट वॉच। तो एक दिन मोदी कैबिनेट मीटिंग के लिए आए, और उसी की तरह उसी के साइड से आगे निकल जा रहे थे और रुक गए और हाथ पकड़ा, बोला घड़ी बहुत अच्छी है, जिसकी है उसको वापस दे दो। और सिर्फ वही सुने, इतने ही आवाज में बोले थे। तो समझने वाला तो समझ जाता है कि अगर ये पता चलता है इनको, तो बाकी क्या क्या पता चले। उतना तो क्या बोलते हैं उसको, धाक रहना चाहिए, उतना तो डर होना चाहिए। इसके लिए डिटेक्टिव लगाया वगैरह मैं नहीं मानता, उसकी जरूरत भी नहीं है। हाँ, अगर वो खा रहा है और मुझे नहीं दे रहा है, इसके लिए डिटेक्टिव लगते। डिटेक्टिव इसलिए लगते हैं कि अरे तू 10 करोड़ खा रहा है, कम से कम 2-4 करोड़ मुझे दे। तो उसकी तो मोदी को जरूरत है नहीं, मोदी को उसकी जरूरत है नहीं। ऐसे बहुत कहानियां मैंने मेरे भी कॉन्टेक्ट से मैंने सुनी है, तो एक को बता दी। ऐसी बहुत सारी कहानियां।